सत श्री अकाल सभी को। मैं हूं मनजीत कौर और मैं आप सबका कनेडियन बीबा चैनल पे स्वागत करती हूं। पहले तो मैं आपको वेदर बताती हूं। अभी देखो इतना अच्छा दिन निकला हुआ है, बट स्नो वार्निंग है आज और 10 से 15 इंच स्नोफॉल होने का प्रेडिक्ट किया है। हैलिफैक्स में 30 सेंटीमीटर तक है मैक्सिमम। आज का जो वीडियो है हम बनाएंगे वही क्वेश्चंस जो मुझे आए हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पर। एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत लोगों ने पोस्ट किया है कि आपने 2019 में की है एमएससी या बीएससी और किसी ने की है 2020 में, तो क्या आप PLA your employer is agree to send your experience directly to the CSMLS authority without your intervene? For instance, it doesn't matter you have a 6 month in this lab, 6 month on that lab, right? इससे कोई आपको मैटर नहीं करता. So for example, you passed in 2019, but after that you started job as a lab technologist or the technician in a hospital, and you worked 5 months, for example, in a lab, and then 5 months in another lab, then year in another lab. I mean to say, in between these 5 years, you have a broken experience with under different employers, right? Then आप क्या कर सकते हो, अपने एम्प्लॉयर्स को एप्लीकेशन लिखो कि वो आपका जो एक्सपीरियंस है डायरेक्ट CSMLS को सेंड कर दें. ये होगी पहली कंडीशन. अब है दूसरी कंडीशन में ये है कि इन 5 सालों में अगर आपका गैप है, फॉर एग्जांपल अभी हम पहले ये 2019 वाले की ही बात करते हैं. 5 सालों में आपने सिर्फ एक ही लैब में काम किया है, लाइक आप हेमेटोलॉजी कर रहे हो, आप बायोकेमिस्ट्री कर रहे हो, आप माइक्रो कर रहे हो, लेकिन आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कर रहे और आप हिस्टो का कुछ नहीं कर रहे, तो क्या होगा? तो भी वो आपको लर्निंग प्लान में डालेंगे. तो it's okay if you are working in 3 disciplines, then you need to read only 2 disciplines which are available online. Okay, so आप क्या, तो ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होंगे एंड आप ऑनलाइन कर सकते हो. काफ़ी ऑनलाइन लोग करवाते हैं. देन यू विल बी एलिजिबल टू चैलेंज द एग्जाम. ईदर यू आर इन इंडिया, ईदर यू आर इन कनाडा. ओके, अब हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो रीसेंट ग्रेजुएट नहीं है बट वो एक ही जॉब पे स्टिक किए हुए हैं. फॉर एग्जांपल मुझे ही लगा लो, ठीक है. मैंने बहुत सा मॉलिक्यूलर पे काम किया, बट आई वाज लकी बिकॉज मुझे चांस मिला वहाँ पे काम करने का. बायोकेमिस्ट्री और हेमेटोलॉजी का 2020 से 21 मैंने हेमेटोलॉजी पे काम किया एंड मैंने ब्लड बैंक में भी काम किया एंड बायोकेमिस्ट्री में और मॉलिक्यूलर में मेरे पास ऑलरेडी 5-6 साल का एक्सपीरियंस था. और मैंने हिस्टो पे नहीं काम किया था, पढ़ा था जस्ट हिस्टो का. इसका नुकसान ये हुआ मुझे कि मुझे हिस्टो का लर्निंग प्लान ऑनलाइन लेना पड़ा. इट वाज जस्ट 1 मंथ डिसिप्लिन, 1 मंथ का प्रोग्राम था. ये ऑनलाइन था, बस वो क्लियर करना है. उसकी ट्रांसक्रिप्ट CSMLS को आपके इंस्टीट्यूट ने, या अगर ऑनलाइन है वहाँ से डाउनलोड कर आपने हैमिल्टन है वहाँ पे सेंड कर देनी है, ठीक है. देन अब कुछ लोग हैं जो, अब जैसे ये फॉर एग्जांपल मेरे साथ के मेरे कलीग थे वहाँ पे, कई लोगों को तो 10-10, 12-12 साल हो गए हैं काम करते हुए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे. इधर
It's very nice to work on molecular biology, you know. बहुत ही अच्छा लगता है आपको जब इतने ज़्यादा एडवांस टेस्ट लगाने को मिलते हैं. बट द थिंग इज़ दैट CSMLS नहीं मानता. इसलिए सारे एक बराबर हैं. ईदर अगर आप CSMLS की साइट पे जाके देखोगे तो जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक वाला टेक्नोलॉजिस्ट है उसके एग्ज़ाम की फ़ीस ज़्यादा है, प्लस उसका पे रेट भी हमसे ज़्यादा होगा. जो जनरल MLT है उनसे ज़्यादा. That's fine. Once you get the CSMLS journal MLT, then you can pursue your career in a genetics by doing something learning kind of program. Then you can go further in a medical lab, technologist, genetics. Okay, so don't worry about that. The thing is that first you need to get into the Canadian healthcare system, right? That is your priority. So अगर कोई स्टूडेंट भी लगा लो या कोई वर्क एक्सपीरियंस्ड बंदा आता है जो 10-12 सालों से एक ही टेक्निक पे काम कर रहा है, तो उसको उस पे जाना पड़ेगा. लर्निंग प्लान पे ऑटोमेटिकली उस बंदे को जाना पड़ेगा, क्योंकि इन द लास्ट 5 years ही और शी डजंट डू वर्क ऑन द अदर 5 डिसिप्लिन्स. समझ आ गया यहाँ तक? कि मान लो कोई बंदा है वो 5 सालों से ही हिस्टो पे काम कर रहा है, ठीक है, तो उसने 4 तो किए नहीं हैं. क्या नहीं किए? 4 डिसिप्लिन: बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, माइक्रो एंड योर ब्लड ट्रांसफ्यूजन. सो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे मैं पटियाला में जॉब करती थी, जो मेरे साथ वाले हैं वो तो मॉलिक्यूलर का ही काम कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का. तो उन्होंने तो बिल्कुल भी हिस्टो हेमो बायो का नहीं किया, तो उनको तो 5 डिसिप्लिन करने पड़ेंगे. एंड इफ़ दे अप्लाई फॉर दैट, उनको पार्शियल रिकग्निशन मिल जाएगी. ईदर दे आर एलिजिबल टू challenge the MLA exam but can't go for the CSMLS exam without doing the learning program which fulfill the gap of these 5 disciplines, right? एक क्वेश्चन और आता है ये बहुत ही मतलब कॉमन क्वेश्चन है, सभी का कॉमन क्वेश्चन है, दैट कि जी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मेरी ये ट्रेनिंग हो गई है, मैंने ये कर लिया है, मैं अभी ये वाली टेक्निक पे काम कर रहा हूँ. इट डजंट मैटर बिकॉज एवरीथिंग इज ज़ीरो हियर. नॉट एवरीथिंग मीन टू से until or unless you are not doing the 5 disciplines according to them, your trainings are zero. just आप मतलब बता सकते हो कि हमने ये किया है, बट अकॉर्डिंग टू देम हमें ये 5 डिसिप्लिन का जितना उनका वो है, सब्जेक्ट है, सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हमने अगर उतना पढ़ा है तो ठीक है. अदरवाइज आपने इंडिया में चाहे बड़ी से बड़ी मशीन पे काम कर रहे हो, यहाँ पे आके सब ज़ीरो है. चलो एक मैं एग्जांपल देती हूँ. When I was in India, I have been working for almost 5 or 6 years on molecular biology. वहाँ पे क्या होता था, एक CBNet मशीन होती है, कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्टिंग मशीन. ओके, सो मुझे आती थी वो चलानी. तो अभी क्या है, यहाँ पे भी वो सेम मशीन है, बट जो मैंने एक्सेस की थी दैट वाज द स्मॉल वन. उस पर मतलब एक टाइम पे आई थिंक 4 टेस्ट लगते थे, पर जो मैं अभी यहाँ पे एक्सेस कर रही हूँ उस पर 16 लगते हैं. When I came here, I told to my manager that I did that, and she was like, okay. And she asked me, you have a CSMLS certification? If your answer is yes, then you are allowed to do work on this kind of technology. If you don't have any certification or the license or the provisional license under
from a provisional authority, you are not allowed to practice as a lab technologist or medical lab assistant in Canada. It's a crime. It's an illegal activity if you are doing without having permission from the higher authorities. So इन चीज़ों से हमें यहाँ पे लगने लग जाता है कि हाँ यार कहाँ फंस गए, कहाँ आ गए. इट्स ओके, अच्छे फील्ड में आए हैं. बिकॉज जो लोग इतने सालों से MLT कर रहे हैं, थैंक गॉड हमारे तो ब्लड में है MLT. ठीक है, तो हमें बहुत नॉलेज है. आप अगर अपना यहाँ पे आते हो तो अपना PLA करवाओ अगर आपके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है. ओके, अपना PLA करवाओ, देन पेपर दो, देन लाइसेंस लो, देन स्टार्ट प्रैक्टिस एज अ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट. बहुत स्कोप है यहाँ पे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का, ऐसे नहीं है कि नहीं है. बट अगर आपके पास लाइसेंस है. अब मैं एक बात यहाँ पे करनी चाहूँगी नर्सिंग स्टाफ की. हम बहुत ही कॉमनली सुनते हैं भाई नर्सों की बहुत ज़रूरत है वहाँ पे, नर्सों की. अगर आप यहाँ पे डेली मैं रेडियो सुनती हूँ और उस पर डेली बोलते हैं कि वी हैव शॉर्टेज ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, राइट. ये हमारे इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं करते कि यहाँ पे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़रूरत है. हमारे इंडिया में हाँ भाई नर्सिंग चाहिए लड़की, ताकि हमारी लड़की कनाडा जाए, वहाँ पे अच्छे पैसे कमाए और हमारे लड़के को भी ले जाए. Guys, it's a myth. If you are in a healthcare setting, if you are working in a healthcare setting, either you are in India, in other country, and you will come here. You are planning to come here, and you have a nice career. The one thing you require a license. Without license, you can't. Everything is a zero here. It doesn't matter what is your position in your country. Talk about the nursing staff. ऐसे नहीं है कि वो यहाँ पे आ गई हैं तो उनको नर्स ही रख लेंगे. नो गाइस, नो. पहले तो ये बात होती है कि अगर स्किल्ड वर्कर में उनका नाम आ जाता है बाय चांस, बहुत मुश्किल से आता है कनाडा में. लोग हमारे इंडिया में इतने पैसे लेते हैं ना इसके, 15-15 लाख, 20-20 हज़ार, जबकि इतने पैसे नहीं लगते हैं. इट जस्ट कॉस्ट योर बायोमेट्रिक टेस्ट. आप अपनी सारी फाइल खुद से लगा सकते हो. ऑक्यूपेशनल, इट्स अ स्किल्ड वर्कर. लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग जिनके पास पैसा है वो तो आ जाते हैं स्किल्ड वर्कर में, जो लगा सकते हैं 15-20 लाख. बट बाकी के जो लोग आ पाते हैं एज अ स्किल्ड वर्कर, तो वो बेचारे क्या करते हैं, वो एज अ स्टूडेंट आ जाते हैं. अब स्टूडेंट आने का क्या नुकसान हो जाता है गाइस? सबसे बड़ा नुकसान ये हो जाता है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाता है. जब आप यहाँ पे कनाडा में आ जाते हो ना, तब आपको पता लगता है टाइम किस चिड़िया का नाम है. टाइम्स मैटर अ लॉट. टाइम की कदर यहाँ पे आके पता लगती है कि हाँ यार हमने कितना टाइम वेस्ट कर दिया, क्या कर दिया, क्या हम वो टाइम रिवर्स कर सकते हैं. नो गाइस. चलो हम बात कर रहे थे, तो उनको आना पड़ता है स्टडी पे. अब यहाँ पे एक लड़की है, कब आई है वो, अभी मुझे लगता है सितंबर में आई है, और शी वॉज नर्सिंग staff in India from I think 2 or 3 years. After that she went to the Philippine country to pursue her I think psychology kind of degree. Then उसके बाद वो लड़की यहाँ पे आई है कनाडा में. क्या करने आई है वो यहाँ पे हेल्थ केयर मैनेजमेंट कर रही है. I think it almost cost her $30,000 प्लस रहने का खर्चा अलग से. So, मुझे नहीं समझ आता कि शायद हमारे इंडिया में लोगों को थोड़ा क्या बोलते हैं, नॉलेज नहीं है. इट्स ओके. तो वो लोग स्टडी बेस पे आ जाते हैं. चलो उनका एक्सेप्टेबल है कि जिनका वीज़ा नहीं लगता, जिनका PR जिनसे नहीं आया जाता, जिनके पास पैसे नहीं है वर्क एज अ स्किल्ड वर्कर के लिए, एजेंट्स को पे करने के लिए, उनका समझ आता है.
लेकिन चलो व्हाटएवर, सबका अपना अपना ओपिनियन है, हम कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं करेंगे। हेल्थ केयर मैनेजमेंट में भी आ जाते, देखो $30,000 कम नहीं होते, तो 10,000 का 6 लाख हो गया, तो 24 लाख हो गया ये कम से कम, ठीक है। प्लस जो आपका डेली मतलब जो मंथली रेंट है वो भी आप अपना मंथली रेंट प्लस आपका ग्रोसरी का अलग से, मतलब 600 आपका 600 लगा के चलो मंथली जो आपका एक्सपेंस है, ठीक है, वो आएगा। तो बेटर ये है गाइस, अपनी स्टडी की एक्रेडिटेशन करवाओ, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जो अभी थोड़े छोटे हैं, दे कैन अप्लाई फॉर द MLT प्रोग्राम here. So many colleges are offer these programs, so they can do that. Apart from that, I think when you start doing your you enroll in any MLT program, you will get some funds. Not in the beginning, but after some you become familiar with the Canadian, system, then you will know more and more, and you will get some bursaries, some scholarships, like that of stuff. So आप अपना MLT का प्रोग्राम लेके आओ इफ़ यू आर थिंकिंग यार मुझे हेल्थ केयर मैनेजमेंट में जाना है। नहीं गाइज, दैट इज़ टोटली फूलिशनेस। इफ़ यू डिड योर MLT देन गो फॉर इट, ठीक है। मैं थोड़े बहुत कॉलेजेस के लिस्ट वाला मेरे पास इस टाइम डॉक्यूमेंट नहीं है, सॉरी अबाउट दैट। कोई बात नहीं, मैं ऐसा करूँगी, उसकी फ़ोटो खींच के ना डायरेक्ट ही यूट्यूब पे डाल दूँगी, सो आप लोग देख सकते हो उस पर। सो जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं उनको भी यहाँ पे आके एग्ज़ाम देना पड़ता है, वो अलग बात है। इनके एग्ज़ाम की फ़ीस कम है, जस्ट आई थिंक $900 है। जो हमारे वाला एग्ज़ाम है दैट इज़ टू एक्सपेंसिव। और बस यही कुछ है। और आपका एक क्वेश्चन ये आया था मुझे कि हाँ, जैसा हम कनाडा को देखते हैं इंडिया से, कनाडा वैसा ही है यार। अगर मैं मौसम की बात करूँ, सर्दियों में तो बस पूछो ही मत, सर्दियों में तो बुरी हालत हो जाती है। अब कल पता नहीं है, इवनिंग शिफ्ट है मेरी 3 से 11। चलो ये है कि उस टाइम तक ये जो प्लॉट ट्रक होता है बर्फ़ हटाने वाला, वो हमारे घर के सामने से, आज मैंने गाड़ी भी थोड़ी पीछे करके पार्क की है सो दैट मुझे शवलिंग ज़्यादा ना करनी पड़े। लास्ट टाइम शवलिंग करते हुए मैं गिर गई थी, बहुत बुरा। चलो इट्स ओके। तो ठीक है, वेदर थोड़ा गर्मी ठंड में हार्श होता है, बट हम इंडियंस हैं, हम तो बहुत आराम से एडजस्ट हो जाते हैं, और इतनी ठंड भी नहीं लगती हमें, ठीक है। जो फर्स्ट ईयर में होते हैं उनको लगती है, बट मुझे नहीं फील हुई, क्योंकि इतनी फील नहीं हुई, शायद से मैं बाहर इतना गई नहीं, मैं गाड़ी में ही जाती आती थी। बट कई बच्चों को बहुत फील होती है जो बेचारे बसों में जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मेरे घर से तो नज़दीक ही है बस स्टैंड, तो यहाँ से फिर भी मैं आई हूँ काफ़ी बार, मतलब जब मैं नई आई थी यहाँ पे तो मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो मैं बस से भी जाती थी। ऐसा नहीं है आई एम नॉट फेमिलियर विद द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आई एम। सभी को स्ट्रगल करना पड़ता है यहाँ पे। गर्मियों में थोड़ा मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, गर्मियों में आप बीच पे जा सकते हो। अगर हम बीच की बात करूँ, जो हमारा बीच है गोवा वाला, वो थोड़ा वेल मेंटेन्ड है, पर गोवा में कहीं की जगहों पे वो काला काला पानी होता है ना, वो यहाँ पर भी है इतना सारे। पर ये क्या करते हैं, इनको स्विमिंग तो गोरों को तो शुरू से ही आती है, ये थोड़ी सा स्विम करके आगे चले जाते हैं, सो ये इंजॉय करते हैं वेदर को यहाँ पे। वेल, कनेडियन PR होने के नुकसान है कि फ़ायदे गाइस अब मैं क्या बताऊँ। अगर जब आप PR हो जाते हो ना, आपको फिर अब देखो, फॉर एग्जांपल यू हैव अ परमानेंट जॉब, राइट, पर आप जो कैजुअल जॉब वाला बंदा है उससे कम कमा रहे हो। वाई यार, अगर मैं आपको पे स्टब दिखाऊं ना, उसमें आपकी डेंटल इंश्योरेंस, आपका पता नहीं कौन कौन सी इंश्योरेंस कट रही है, लेकिन अगर मैं कैजुअल वर्क वाले की बात करूँ ना, उसका कुछ नहीं कट रहा, उसकी कोई पेंशन के पैसे नहीं कट रहे, उसको उसके पैसे मिल रहे हैं सारे, सो वो उड़ा सकते हैं। पर जो परमानेंट जॉब वाला बंदा है, उसकी सैलरी में से सिर्फ 63 और 65% सैलरी रिसीव होती है। 60, अगर मैं $100 कमा रही हूँ, $100 कमा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल,
ठीक है। तो मुझे सिर्फ 63 मिल रहे हैं, 37 तो गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं। तो ये पता क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हाँ जी हमने आपके ये डेंटल इंश्योरेंस, ये लाइफ इंश्योरेंस, ये आपकी प्रोफेशनल इंश्योरेंस, ये सारी यूनियन फीस, ये आपकी प्रोविंशियल लाइसेंस वाली फीस, पता नहीं क्या कुछ ये काटते हैं, हमने काट ली है। इन फ्यूचर यू विल गेट इनटू इन सम ट्रबल एनी हाउ, किसी के साथ ना हो तो हम आपको बचा लेंगे। बट ये है कि परमानेंट रेसिडेंसी का मुझे तो कोई फ़ायदा, परमानेंट जॉब का तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं लगता, क्योंकि किसको पता है कि हम बुढ़े होएंगे। ठीक है, ये थोड़ा लंबा सोचते हैं कि यहाँ पे थोड़े जो गोरे हैं उनकी एज काफ़ी लंबी होती है और वगैरह केयर नहीं करते, सारा कुछ ये हेल्थ केयर वर्कर्स को ही देखना पड़ता है। कितने कितने महीने लोग, कई तो मेंटल हेल्थ में पड़े रहते हैं जिनके घर नहीं है, तो कई लोग सर्जरीज के बाद केयर सेंटर्स में पड़े रहते हैं, कोई लॉन्ग टर्म में पड़ा है, उनके कौन सा बच्चे देखने आते हैं। बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। अब मैं बात करती हूँ, घर ले लो, आप PR हो तो आपने को घर भी लेना पड़ेगा, घर की इंश्योरेंस अलग से है। तो उसके अलावा जो एक $400 की पेमेंट है वो आफ्टर 6 मंथ आपको देनी पड़ती है। वो अभी मेरे को कल मेरी फ्रेंड बता रही थी, शी इज़ अ कैनेडियन एंड शी बॉट हर हाउस रिसेंटली and she was telling me that she gave $400 but I forgot for what she is paying, but it's related with your house. So guys, मुझे तो यही लगता है कि दूर के ढोल साहब ने जो मैं फील करती हूँ, इतना टैक्स। फिर लोग कहते हैं कि हाँ आप जाके चली गई तो हम लोगों को डिस्करेज करती है। डिस्करेज की बात नहीं है। अब जब बंदा एक बार इतने पैसे लगा के आ गया, मेरी जितनी भी सेविंग्स थी मैंने वो अपनी सारी सेविंग्स लगा दी थी, तो मैं अब इंडिया में जाके क्या करूँगी। मैं अपनी पक्की जॉब छोड़ के आई हुई हूँ यहाँ पे। अब मैं जाऊँगी अगर इंडिया तो मुझे रखेंगे क्या। तो एक बार स्टेप जब आप ले लेते हो फिर तो पीछे देखना ही नहीं है। बट कुछ नहीं है यहाँ पे, बस आप काम करते रहते हो, दिन रात होते रहते हैं, टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है एंड एट दी नाइट यू आर थिंकिंग ओह व्हाट आई डिड टुडे। बस पैसा 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 ही है यहाँ पे। ये है कि जो कमा लिया वो खा लिया, और कुछ पैसे हैं जो बुढ़ापे के लिए बचा। हम सुनते हैं ना कि हाँ जो ये गोरे होते हैं सैटरडे संडे को सारे पैसे उड़ा देते हैं, और क्या करें ये भाई, इट्स अ ट्रू, सेम हैपेंड विद अस। अब देखो जो सेविंग हमने करनी है वो गवर्नमेंट डिडक्ट करी जा रही है, तो हमारी सेविंग तो हो ही रही है। जो हमारा मतलब दूसरे पैसे हैं 63%, उसमें से हम क्या करेंगे। हमारे फ़ोन बिल, हमारी गाड़ी की इंश्योरेंस, हमारे घर के इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें, पता नहीं ग्रॉसरी, ऑयल, गैस, मतलब इन्फ्लेशन हो रही है यहाँ पे, सब कुछ महंगा है। ये है कि बस निकाल रहे हैं टाइम। सो गाइस, मैं तो यही कह रही हूँ, तभी तो वो बोलते हैं जी गोरे सैटरडे संडे को सारे पैसे उड़ा देते हैं, क्योंकि पैसे होते कहाँ हैं जो उन्होंने रखने होते हैं। कि हाँ गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी हमारी डिडक्शन हो रही है, जब हम बुढ़े होंगे तो वहाँ से हमारे पैसे निकल आएंगे आफ्टर 65। और उनको भी मेरी तरह पता ही है कि हाँ पता नहीं 65 तक हमने जाना है कि नहीं जाना, राइट। सो यही कुछ है, इट्स अ ट्रुथ। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है मुझे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फ्रेंड्स को भी बोलो सब्सक्राइब करो, सो दैट आई विल पुट मोर एंड मोर वीडियो फॉर यू। और अब कल पता नहीं मौसम कैसा होगा, सीरियसली यार आई डोंट नो। अभी स्प्रिंग चल रहा है और ये स्नो पड़ेगी। वी वर थिंकिंग दैट इन द जैन और in the Feb we didn't get enough snow but we got snowstorm. चलो गाइस, मिलते हैं फिर, कल वीडियो बनाएंगे if I would have time. Depends. Okay guys, bye, love you. चलो मुझे अपना करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो. I'm waiting for your questions so that I can give you answers accordingly. Bye bye.